हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममित कुमार जैन। वेलकम टू आवर चैनल न्याय दृष्टि। देखिए, आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 से है, यानी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। यानी कि आज हम जानेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होता है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो यानी कि जब आप आर्टिकल 368 क्लॉज 1 देखते हैं तो उसमें सीधे तौर पे ये लिखा हुआ है, notwithstanding anything in this constitution, parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of the constitution in accordance with the provision let down in this article, यानी कि आर्टिकल 368। यानी कि आर्टिकल 368 क्लॉज 1 हमें ये कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी जो हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी प्रावधान में अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार, यानी कि जो 368 में जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसे फॉलो करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में कोई परिवर्तन या उसको निरसित कर सकती है। और हम ये जान लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कोई अमेंडमेंट होना है तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि एक्सक्लूसिव पावर अमेंडमेंट की पार्लियामेंट के पास है, लेकिन कितने तरीकों से, वो कौन कौन सा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हमारे संविधान के डिफरेंट प्रोविजंस में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है। और इसके लिए हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 मोड्स बताए गए हैं। और वो 3 तरीके कौन से हैं, जिसमें मैं आपके सामने पहला जो मोड है वो लेके आ रहा हूं, और वो है सिंपल मेजोरिटी, यानी कि इसे हम बोलते हैं साधारण बहुमत। अब पहले आप ये जान लीजिएगा कि पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट कर सकती है। और वो आर्टिकल हमारे सामने हैं, आर्टिकल 3, 4, 5, 169 एंड आर्टिकल 239A। यानी कि इनमें यदि कोई भी अमेंडमेंट होना है तो यहाँ पर पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी फॉलो करती है। अब सिंपल मेजोरिटी होता क्या है, ये बात भी आप समझ लीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जो एक्सक्लूसिव पावर है वो है पार्लियामेंट के पास। और आर्टिकल 79 कहता है पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। अब ये भी जान लीजिएगा, अब मान लीजिए इनमें कोई अमेंडमेंट करना है, इन आर्टिकल्स में कोई अमेंडमेंट करना है, तो इसके लिए एक आता है अमेंडमेंट बिल। अब जो अमेंडमेंट बिल है, यानी कि संशोधन विधेयक है, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो आप पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस कीजिए या राज्यसभा में कीजिए। सपोज हमने वो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, तो देखिए इस बात को भी जानेगा, ये सिंपल मेजोरिटी यानी कि इन प्रोविजंस में अमेंडमेंट का सबसे सिंपल जो तरीका दिया गया है वो सिंपल मेजोरिटी में ही बताया गया है। यानी कि यहाँ पर हमें जो मेजोरिटी चाहिए होगी लोकसभा की, वो चाहिए होगी मोर देन 50% majority of present and voting members। यानी कि ये कह रहा है कि उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% से अधिक हमें बहुमत मिल जाता है, 50% से अधिक बहुमत मिल जाता है, तो ये माना जाएगा कि लोकसभा ने, यानी कि एक हाउस ने उस बिल को पास कर दिया है। फिर यदि एक हाउस से वो बिल पास हो जाता है तो हम उसे दूसरे हाउस में भेजेंगे, और यदि दूसरा हाउस भी इसी मेजोरिटी के साथ वो बिल पास कर देता है, यानी कि मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, इस मेजोरिटी के साथ यदि दूसरा हाउस भी बिल को पास कर देता है, तो फाइनली वो अमेंडमेंट बिल हम प्रेसिडेंट के पास उनके एसेंट के लिए भेजते हैं। और जब प्रेसिडेंट आर्टिकल 111 में अपनी एसेंट दे देते हैं तो ये बिल फाइनली, जो अमेंडमेंट बिल था वो फाइनली अमेंडेड हो जाएगा। यानी कि जो ये प्रोविजन थे अमेंडमेंट के, जिसके जो प्रपोज अमेंडमेंट बिल आया था, तो ऐसा जो प्रोविजन है वो अमेंडेड हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, लेकिन इस बात को भी आप जान लीजिएगा कि यदि वो ऑर्डिनरी बिल होता तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उस ऑर्डिनरी बिल को रिव्यू के लिए दोनों हाउस को वापस कर सकते थे, लेकिन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट को उस बिल को रिव्यू करने की पावर नहीं होती, यानी कि वो रिव्यू के लिए दोनों हाउसेस को नहीं भेज सकते। यहां पर जैसे ही बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा, वहां पर प्रेसिडेंट को उस पर अपनी एसेंट देनी होती है।
इसके बाद हम दूसरा मेथड देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में, और वो है स्पेशल मेजोरिटी। ये दूसरा तरीका है स्पेशल मेजोरिटी का, जिसे हम बोलते हैं विशेष बहुमत। लेकिन इस बात को भी ध्यान देंगे कि इसमें अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस या आर्टिकल होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनमें जो अमेंडमेंट होगा वो स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत से होगा। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि जो कंसर्न प्रोविजंस हैं उनमें जो अमेंडमेंट जो स्पेशल मेजोरिटी से होगा वो होगा कैसे। तो जान लीजिएगा, यहाँ भी मैं बात करूंगा पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट ये सब आप जानते हैं कि ये किससे मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लेकिन अब समझिएगा, यहां पर इस मेथड से कोई भी अमेंडमेंट होना है तो सेम प्रोसीजर, यहां पर एक अमेंडमेंट बिल होना चाहिए, संशोधन विधेयक, और वो बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोसीजर यानी कि जो मेजोरिटी होगी वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर हमें जो मेजोरिटी चाहिए होगी वो चाहिए होगी मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुल सदस्य संख्या की हमें 50% से ज्यादा बहुमत चाहिए होगा। और साथ ही साथ एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको पूरा करना पड़ेगा, वो है नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। यानी कि ये बात कर रहा है कि देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले काम करते हैं स्पेशल मेजोरिटी में, यानी कि जिस हाउस में ये अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया जाएगा तो वहां पर मेजोरिटी के लिए हमें दो फॉर्मूले पूरे करने पड़ेंगे। यानी कि एक फॉर्मूला हमारा ये कहता है मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत, और दूसरा ये कहता है नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, यानी कि उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। और जब ये यहाँ से लोकसभा से यदि हमें ये मेजोरिटी मिल जाती है एक हाउस से, तो फिर हम ये दूसरे हाउस में भेजेंगे, यानी कि अब राज्यसभा में भेजेंगे, और उसके बाद यहाँ से भी इस सेम फॉर्मूले के साथ हमें ये मेजोरिटी मिल जाती है, तो फिर हम उस बिल को भेजते हैं फाइनली प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट आर्टिकल 111 में उस बिल पे अपनी एसेंट देने के लिए बाउंड होते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट बिल के मामले में ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं है कि वो उस बिल को रिव्यू करने के लिए लोकसभा राज्यसभा को वापस भेज पाए। तो ये दूसरा तरीका है। और यहाँ पर हम एक तरीका और देखेंगे जो हमारा तीसरा फाइनल मोड है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का, और वो है स्पेशल मेजोरिटी विद द ratification of at least 50% स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि ये तीसरा तरीका है, इस बात को आप जान लीजिएगा, ये तीसरा मोड है जिसके आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। और ये एक तरीके से सबसे यानी कि जो हार्डेस्ट जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का, वो हमारा ये तीसरा तरीका ही है। यानी कि ये कह रहा है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन। लेकिन इससे पहले कि हम इसका प्रोसीजर समझें, आपको ये समझना होगा कि इसमें ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस यानी कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं जिसमें यदि हमें कोई हमारी पार्लियामेंट को कोई अमेंडमेंट करना है तो वो इस तीसरे तरीके से उसमें अमेंडमेंट करेगी। और जान लीजिएगा, उसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आर्टिकल 54 एंड 55। यानी कि आर्टिकल 54, 55 यदि आप देखेंगे तो इसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आपको देखने को मिलता है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। इन आर्टिकल्स में कोई भी अमेंडमेंट होना है तो इस तीसरे मेथड से होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 73
एंड आर्टिकल 162 की, जो हमारे यूनियन और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर के विस्तार की बात करता है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो ये बात आपको आर्टिकल 73 एंड आर्टिकल 162 में देखने को मिलती है। तो इसमें भी कोई अमेंडमेंट होगा तो इसी प्रोसीजर से किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 जो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, और इसके बाद आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 एंड आर्टिकल 241 ये बात करते हैं, ये प्रोविजंस, ये आर्टिकल्स बात करते हैं हाई कोर्ट के लिए। तो यानी कि यदि हम बात करें आर्टिकल 124 से लेके 147 सुप्रीम कोर्ट, और 214 से लेके 231 एंड 241 इन आर्टिकल्स में कोई भी अमेंडमेंट होने हैं तो ये इसी मेथड से होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 जो बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है, जिसके बारे में मैं आर्टिकल 245 से लेके 255 पढ़ना चाहिए। इसमें कोई भी अमेंडमेंट होगा तो ये भी इसी मेथड से किया जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 279A की, जो जीएसटी काउंसिल की बात करता है, इसमें भी कोई भी अमेंडमेंट होगा तो वो भी इसी मेथड से किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल। आपको पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, लेकिन इसमें जो शेड्यूल 4 है और अनुसूची 4 और शेड्यूल 7 में यदि कोई भी अमेंडमेंट होना है तो इसी तीसरे तरीके से किया जाएगा। और फाइनली जो आर्टिकल 368 हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, यानी कि यदि आर्टिकल 368 में भी कोई अमेंडमेंट होना है तो इसी तीसरे तरीके से ये अमेंडमेंट किया जाएगा। अब हमें ये जानना है कि जो मैंने अभी तीसरा तरीका आपको बता रहा हूं, स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 50% स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन, इसका प्रोसीजर क्या है, यानी कि इसमें हमें कौन सी मेजोरिटी चाहिए होगी। तो जरा समझेंगे, यहां मैं फिर लिख रहा हूं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। अब ये बात भी आप जान लीजिएगा कि वही सेम बात कि यहां पर हम अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, और वो अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है सबसे पहले, चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि सबसे पहले हमने ये बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। अब यहां पर एक तो हमें मेजोरिटी वही स्पेशल वाली चाहिए होगी, यानी कि मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, और साथ में वही दूसरा फॉर्मूला, नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। तो यहां पर यही फॉर्मूला जो अभी हमने स्पेशल में पढ़ा था, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। तो यदि हमें एक हाउस से ये मेजोरिटी मिल जाती है तो फिर हम दूसरे हाउस में उसे भेजेंगे, और दूसरे हाउस में भी हमें ये सेम मेजोरिटी चाहिए होगा। और यहां से पास होने के बाद अभी ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पर हम बात करें तीसरे मैटर में कि हमें कम से कम 50% स्टेट लेजिस्लेचर का भी रेटिफिकेशन चाहिए, अनुसमर्थन चाहिए। तो जब ये बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो हम सभी राज्यों की, अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपनी स्टेट लेजिस्लेचर है, तो हम जितने हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में, हम उन सभी स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, जो राज्य विधानमंडल हैं, हम उनको भेजेंगे। और वहां पर कम से कम 50%, कुल जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके कम से कम 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि जो विधानमंडल हैं, वो उसको रेटिफाई कर देती है, उसका अनुसमर्थन कर देती है। तो फाइनली यदि 50% स्टेट लेजिस्लेचर से इस बिल पे रेटिफिकेशन मिल जाता है तो फाइनली वो बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा, और उसके बाद आर्टिकल 111 में जो प्रेसिडेंट हैं वो उस पर अपनी एसेंट दे देंगे, और जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर अपनी एसेंट देंगे तो ये तीसरे तरीके का जो मेथड था, जो प्रोसीजर था, और जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, तो इन सब्जेक्ट में जो भी अमेंडमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, इस प्रोसीजर से होगा। और जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे अपनी एसेंट दे देंगे, इन सब्जेक्ट्स में
जैसा भी मसला है उनमें अमेंडमेंट पूरा हुआ माना जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, यानी कि इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है वो उसमें एक्सक्लूसिव पावर अमेंडमेंट करने की पार्लियामेंट के पास है। लेकिन ये बात भी आप जान लीजिएगा कि जब हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो इसमें 3 तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली आर्टिकल 368 को देखते हैं तो इसमें सिर्फ 2 तरीके बताए गए हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत, और एक तीसरा इसमें जो दूसरा मेथड है वो है स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 50% स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।